एक ऐसी दुनिया जहां ताकत का राज हो, एक से एक बढ़कर वॉरियर्स और उनके मार्शल आर्ट्स जिनके सामने अच्छे अच्छे घुटने टेक दे। वैसी जगह पर सबसे ताकतवर बनना आसान नहीं है, लेकिन जब आपके पास होता है एक सिस्टम तब पूरा गेम बदल जाता है। वेलकम बैक गाइस, डिवाइन लेवलिंग सिस्टम के पार्ट 16 में। अगर अभी तक आपने पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो अभी वीडियो के कॉर्नर में आई बटन आ रहा होगा, वहां क्लिक करें। और हाँ, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो और चाहते हो कि बाकी के पार्ट्स जल्दी आएँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और हाइप करो। आपका छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि अनाउंसर बताता है कंपटीशन के लिए दो फील्ड्स होंगी। जो क्लास सबसे ज़्यादा क्रिस्टल्स इकट्ठा करेगी वही जीतेगी। जीतने वाली क्लास को रिवॉर्ड्स के तौर पे पॉइंट्स और स्पेशल स्किल कार्ड्स, जिसे तुम मार्केट में भी नहीं खरीद सकते, वो मिलेंगे। वो बताता है कि पहला ट्रेनिंग एरिया एमरल्ड फॉरेस्ट है। हालांकि वहाँ हाई लेवल इवॉल्व्ड बीस्ट्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इस एरिया को ज़्यादा खतरनाक नहीं माना जाता। दूसरा ट्रेनिंग एरिया G17 रूइंस है, और इस इलाके में हाई लेवल zombies और बेहद डरावने इवॉल्व्ड बीस्ट्स भरे हुए हैं। ये एक उजड़ा हुआ शहर है और बेहद खतरनाक है। हर क्लास से 7 पार्टिसिपेंट्स इसमें जाएंगे। पिंक कहता है कि G17 रूइंस बेहद खतरनाक जगह है। शू उससे पूछता है कि क्या वह उस जगह के बारे में जानता है। पिंक बताता है कि एक बार इस इलाके में एक भयानक वायरस फैला था। कुछ मार्शल आर्टिस्ट को क्लीन अप मिशन पे भेजा गया था, लेकिन सब इन्फेक्टेड हो गए और वे सब हाई लेवल zombies में बदल गए। वहाँ मौजूद सभी बीस्ट्स रैंक 4 या उससे ऊपर के हैं। यह सुनकर भीड़ डर जाती है। टीचर शू से कहता है कि वह G17 रूइंस और एमरल्ड फॉरेस्ट में जाने के लिए स्टूडेंट्स को बांटे। शू सबको शांत रहने को कहता है और टीम बनाना शुरू करता है। वह लुओ से पूछता है कि क्या वह G17 रूइंस में जाना चाहती है। लुओ जवाब देती है, बिल्कुल सही समझे। शू बाकी लोगों से पूछता है कि और कौन G17 रूइंस में जाना चाहता है। वह साफ करता है कि G17 रूइंस बहुत खतरनाक है, लेकिन जहाँ रिस्क ज़्यादा है वहाँ रिवॉर्ड भी ज़्यादा होगा। वह कहता है कि किसी को वहाँ जाने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। जैंग आगे बढ़कर कहती है कि वह जाएगी। शू 7 लोगों को G17 रूइंस में जाने के लिए चुन लेता है, और बाकी बचे सभी स्टूडेंट्स एमरल्ड फॉरेस्ट जाएंगे। वह सबको मेहनत करने और अच्छे नतीजे लाने के लिए मोटिवेट करता है। सब उसे भरोसा दिलाते हैं कि वे सब मेहनत करेंगे। जिसके बाद सब लोग प्लेन में सवार होते हैं और उड़ान भरते हैं। रास्ते में शू देखता है कि पिंक कुछ अजीब लग रहा है। वह पूछता है कि क्या हुआ। पिंक कहता है कि कुछ नहीं हुआ। कुछ स्टूडेंट्स मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वह डर गया है। वे कहते हैं कि क्लास 10 कायरों से भरी है। पिंक बताता है कि वह पहले भी G17 रूइंस में जा चुका है। जैंग हैरान रह जाती है। पिंक दुखी होकर बताता है कि पहले उसका गुस्सा बहुत तेज था। वह छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता था। उसने एक बार अपने क्लासमेट्स से शर्त लगा ली कि वे G17 रूइंस में ट्रेनिंग करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आखिरकार उसकी जिद उससे कुछ दोस्तों के साथ वहां ले गई। पहले ही दिन उसके सभी दोस्त इवॉल्व्ड बीस्ट के काटने से इन्फेक्टेड हो गए। वे बहुत तड़पे। वह अकेला था जो वहां से बच पाया। शू पूछता है कि तुम्हारे दोस्त इवॉल्व्ड बीस्ट के काटने से म्यूटेट हो गए। क्या इवॉल्व्ड बीस्ट्स में वायरस है? पिंगहा में सिर हिलाकर बताता है कि अगर वहां के इवॉल्व्ड बीस्ट काट ले तो 24 घंटे में इंसान ज़ॉम्बी बन जाता है। फिर सब स्टूडेंट्स G17 रूइंस पहुंचते हैं। इंस्ट्रक्टर उन्हें एयरशिप के नीचे इकट्ठा होने को कहता है। इंस्ट्रक्टर एक ज़रूरी वार्निंग देता है। वह बताता है कि ज़ॉम्बीज़ के अलावा यहाँ इवॉल्व्ड बीस्ट्स में भी वायरस हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई बीस्ट काट ले तो उसे 24 घंटे के अंदर एयरशिप पर लौटना होगा, तभी उसका इलाज हो पाएगा और जान बच सकती है। वह सबको गुड लक कहता है। स्टूडेंट्स ये जानकर चौंक जाते हैं कि यहाँ के इवॉल्व्ड बीस्ट्स भी वायरस फैलाते हैं। शू अपनी टीम को तय रास्ते से आगे ले जाता है। आगे बढ़ते ही एक रैंक 4 ज़ॉम्बी उन पर हमला करता है। लुओ तुरंत हमला करके उसे खत्म कर देती है। ले कहती है कि वह डर गई थी और लुओ को धन्यवाद देती है। जैंग कहती है कि ये ज़ॉम्बीज़ झाड़ियों में छुपकर हमला करना जानते हैं। शू सोचता है कि इन रैंक 4 ज़ॉम्बीज़ से उसे कितने एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। लुओ सबको सावधान रहने को कहती है। वे आगे बढ़ना जारी रखते हैं। तभी शू जम्हाई लेता है। एक ज़ॉम्बी पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करता है। शू घूमकर एक ही बार में उसे खत्म कर देता है। वह देखता है कि ये एक रैंक 4 ज़ॉम्बी है, लेकिन फिर भी सिस्टम ने इसके बहुत कम एक्सपीरियंस पॉइंट्स दिया है। शू सिस्टम को कोसता है और सोचता है कि ये ज़ॉम्बीज़ साले एक तो छुपकर हमला कर रहे हैं। लगता है मुझे लेवल अप करने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। वह आह भरता है और देखता है कि एक और ज़ॉम्बी आ रहा है। वह उस पर हमला करता है। ज़ॉम्बी जोर से चीखने लगता है। पिंग घबराकर कहता है कि अगर ये चिल्लाता रहा तो और ज़ॉम्बीज़ आ जाएंगे। शू जवाब देता है कि वह सबको एक साथ बाहर निकालने के लिए ही जानबूझकर ऐसा कर रहा है। कई ज़ॉम्बीज़ पास आने लगते हैं। पिंग घबराकर कहता है कि उन्हें भाग जाना चाहिए। शू आगे बढ़ता है और सोचता है कि ये सब उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं। लुओ भी लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगती है। शू उससे पूछता है कि वह इतनी आगे क्यों जा रही है। लुओ कहती है कि उसे समझ नहीं आता कि तुम हमेशा खतरे की तरफ ही क्यों दौड़ने लगते हो। शू हंसकर कहता है कि लगता है तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। लुओ उसे चुप रहने को कहती है।
बाकी टीम भी मदद करने का फैसला करती है। चिनफन कहता है कि ये दोनों तो कपल जैसे व्यवहार कर रहे हैं। जैंग उसे सावधान करती है और कहती है कि चुप रहो वरना लुओ ने अगर सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। इसी बीच शू अपनी 100 बर्ड्स फिनिक्स टेक्निक का इस्तेमाल करता है। चारों तरफ आग फैल जाती है। एक के बाद एक जम्बीज के खत्म होने का नोटिफिकेशन आने लगता है। टीम शू के हमले को देखकर कहती है कि यह टेक्निक पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर लग रही है। लुओ भी अपनी स्किल से जॉम्बीज पे हमला करती है। जियांग कहता है कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव के तुलना में लुओ ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। वह उन दोनों को गोल्डन कपल कहता है। इसी बीच पिंग आगे बढ़ता है। अचानक एक जॉम्बी उस पे झपटता है। पिंग डरकर चीखने लगता है, लेकिन जॉम्बी तुरंत मार दिया जाता है। शू पिंग से कहता है कि अगर उसे मरना ही है तो वो यहाँ से दूर चला जाए, क्योंकि उन्हें ऐसे साथी की जरूरत नहीं जो बोझ है। यह बातें सुनकर पिंग डरना छोड़ देता है और दौड़ते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि वह आगे किसी को भी उसे कमजोर नहीं समझने देगा। लड़ाई खत्म होने के बाद कोई कहता है कि इस इलाके में इवॉल्व्ड बीस्ट्स की संख्या सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन अब उन्हें कोई मॉन्स्टर्स नहीं मिल रहे हैं। शू कहता है कि इसकी सिर्फ एक वजह हो सकती है, यह इलाका किसी बेहद ताकतवर बीस्ट का इलाका है, जिसके कारण बाकी इवॉल्व्ड बीस्ट्स यहाँ आने की हिम्मत नहीं करते। थोड़ा आगे बढ़ते ही शू टीम को सावधान करता है। वह कहता है कि कुछ आ रहा है। सबको आवाजें सुनाई देती हैं। लुओ कहती है कि वह सामने से ही आ रहा है। शू बोलता है कि दहाड़े काफी भारी है, लगता है ये एक रैंक 4 इवॉल्व्ड बीस्ट होगा। लेकिन जैसे ही वे उसे देखते हैं सब चौंक जाते हैं। वह एक रैंक 5 बुल होता है। शू उसका रैंक देखकर हैरान रह जाता है। बुल तेजी से उनके तरफ बढ़ता है। लुओ उस पर हमला करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसकी स्किन कट नहीं रही। बुल लुओ को जोर से लात मारता है, जिससे वह दूर गिरने लगती है। शू घबराकर दौड़ता है और लुओ को पकड़ लेता है। वह पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। लुओ बताती है कि वह ठीक है। उसने सोर्स एनर्जी का इस्तेमाल करके हमले का 90% इम्पैक्ट कम कर दिया था। गुस्से में बुल फिर से हमला करता है। लुओ शू को धक्का देकर हटाती है और कहती है कि रास्ते से हटो। शू उसे सावधान रहने के लिए कहता है। लुओ अपनी तलवार पकड़ती है। वह बुल के हमले से बचती है और उसके आंखों पर पलटवार करती है। शू भी लुओ की तारीफ करता है। बुल जमीन पर जोरों से कूदने लगता है। जैंग लुओ की ताकत देखकर हैरान रह जाती है और उसकी तारीफ करती है। वह कहती है कि अब इस बुल के पास जाकर हमला करना आसान है। शू कहता है कि उसके पास जाकर हमला करने की कोई जरूरत नहीं है। वह सबको लॉन्ग रेंज अटैक से हमला करने के लिए कहता है। शू अपनी 100 बर्ड्स फिनिक्स टेक्निक इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि अब देखो इसे रोस्ट कैसे करता हूँ। टीम खुश हो जाती है। सब कहते हैं कि अब उनकी बारी है। वे रेंज स्किल जैसे अर्थ रप्चर, क्रेसेंट मून स्ट्राइक, कंसेक्यूटिव स्लैश और फायरफ्लाई पीर्सर इस्तेमाल करके बुल पर कई हमले करके उसे घायल कर देते हैं। बुल फिर उठकर दोबारा उनके तरफ हमला करने के लिए दौड़ता है। शू सबको सावधान रहने को कहता है। वह छलांग लगाता है और कहता है कि अगर इसकी स्किन नहीं कट रही तो फिर मैं इसे कुचल दूंगा। वह सोर्स एनर्जी के साथ बुल पर हमला करता है। इसी पर लुओ आगे बढ़ती है। वह बुल को बीच से 2 टुकड़ों में काट देती है। शू हैरान होकर पूछता है कि उसने ये कैसे किया। वह तो अभी कह रही थी कि इसकी स्किन बहुत मजबूत है। लुओ बताती है कि बुल की गर्दन शू की आग से पहले ही जल चुकी थी। शू हंसकर मजाक करता है कि यह तो पहले से बारबेक्यू बन चुका था। तभी एक आवाज आता है जो कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोगों ने सच में हमारे शिकार को मार दिया। वह अपना परिचय देता है कि वह नॉर्थ ब्रांच की क्लास 4 से है। वह बताता है कि यह गोल्डन बैक्ड मैड बुल भागकर यहाँ आ गया जब वे इसका शिकार कर रहे थे। वह शू और बाकी सबको धन्यवाद देता है और कहता है कि मैं सिर्फ हेट्रो क्रिस्टल लूंगा, बाकी मटेरियल्स तुम रख सकते हो। वह बताता है कि बुल की पीठ हथियार बनाने के लिए बेहतरीन होती है। जैंग गुस्से में कहती है कि तुम तो दिन दहाड़े हमें लूटने की कोशिश कर रहे हो। या जवाब देता है कि वे लूट नहीं रहे हैं, क्योंकि ये बुल शुरू से उनका शिकार था। या बताता है कि उनकी इससे लंबी लड़ाई हुई थी। वह बुल के पिछले खुर पे लगी चोट दिखाता है और कहता है कि ये चोट उसके टीममेट के हथौड़े से लगी थी। जैंग पलटकर जवाब देती है और उन्हें साउथ ब्रांच का कचरा कहती है। शू उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि रैंक 4 वॉरियर्स का पूरा ग्रुप मैडबुल को घेरकर भी बस उसके पीठ पर हल्की सी खरोंच ही लगा पाया। देखने वाले तो यही सोचेंगे कि तुम लोग उसकी खुजली मिटाने में मदद कर रहे थे। फिर शू चेतावनी देता है कि अगर इन खंडहरों में तुम लोग मारे गए तो क्या तुम्हें लगता है सेंचुरी एकेडमी इसकी जांच करेगी। लुओ अपनी तलवार निकालती है और उनमें से एक पर हमला करती है। वह लड़का डरकर पीछे हटता है और पूछता है कि क्या वह उसे मारना चाहती है। शू उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि कुछ लुटेरों को खत्म करने में क्या गलत है। वह हमला करने के लिए आगे बढ़ता है या शू के वार को रोक लेता है। इसी बीच क्लास 10 के बाकी लोग भी लड़ाई में कूद पड़ते हैं। या गुस्से में उन्हें पागल कहता है और पूछता है कि क्या तुम सब सच में मेरा हेट्रो क्रिस्टल लूटना चाहते हो। शू कहता है कि या सच को तोड़ मरोड़ रहा है और उससे मांग करता है कि उनके पास जितने हेट्रो क्रिस्टल्स और पॉइंट्स हैं उन्हें यही छोड़कर निकल जाए।
जा को यकीन नहीं होता। वह सोचता था कि क्लास 10 के लोग कमजोर होंगे, लेकिन उनकी ताकत और आक्रामकता देखकर वह हिल जाता है। शू भाले से हमला करता है। यह कहता है कि उसे हराना इतना आसान नहीं होगा और अपनी शैडो ऑफ द नाइट एबिलिटी इस्तेमाल करता है। शू ताना मारता है और पूछता है कि क्या वह गायब हो गया। यह कहता है कि ट्रेनिंग के दौरान अगर कुछ स्टूडेंट्स मारे जाएं तो एकेडमी जांच नहीं करती। शू जवाब देता है कि यह अब भी ग्रेविटी रूम के लेजर वेपन से बहुत धीमा है। यह चौंक कर पूछता है कि शू को कैसे पता चला कि वह उसके पीछे है। शू बेपरवाही से कहता है कि या को अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। शू कहता है कि अब मेरी नई स्किल सिल्वर थंडरबर्स्ट फिस्ट का सामना करके देखो। यह डर जाता है और भयानक धमाके के साथ दूर जा गिरता है। शू खुद से कहता है कि वह अब लाइटनिंग किंग है। दूसरी तरफ लुओ भी अपने सामने वाले दुश्मन पे भारी पड़ रही होती है। एक लड़के के चेहरे पर डर छा जाता है जब तलवार उसके पास आती है। लुओ चेतावनी देती है कि अगर वह हिला तो यहीं खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ बाकी सबका लड़ाई अभी भी जारी रहता है। एक गंजा आदमी हंसते हुए कहता है कि उन्हें क्या लगता है उसका हथौड़ा नाखून काटने के लिए है। वह धमकी देता है कि वह उसका सिर कुचल देगा। उसी पल एक भाला उड़कर आता है और उसे हथौड़े समेत जमीन पर गिरा देता है। वह दर्द से चिल्लाता है। शू मजाक करता है कि उसने बस उसके पैर की सफाई की है। वह पूछता है कि अब उसे कैसा लग रहा है। गुस्से में गंजा आदमी पियर्सिंग पंच से हमला करता है। शू पूछता है कि क्या वह मुक्कों की अदला बदली करना चाहता है। दोनों के मुक्के टकराते हैं, लेकिन गंजा आदमी उड़कर दूर जा गिरता है और उसकी बांह टूट जाती है। उसके साथी हैरान होकर देखते रह जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि वे हार चुके हैं। जैंग मौका देखकर आगे बढ़ती है और उन्हें पूरी तरह हरा देती है। या दर्द में कराहते हुए हार मान लेता है कि उनसे गलती हो गई। वह माफी मांगता है। शू कहता है कि अगर तुम सब अपने सारे पॉइंट्स और क्रिस्टल्स दे दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। या हिचकिचाता है और कहता है कि अगर उन्होंने सारे क्रिस्टल्स दे दिए तो उनका टेस्ट यहीं खत्म हो जाएगा। शू भाला उसकी ओर तान देता है और कहता है कि अगर उन्होंने मना किया तो वह उन्हें खत्म करके सब कुछ खुद ले लेगा। डर कर वे मान जाते हैं। वे क्रिस्टल सौंप देते हैं और जान की भीख मांगते हैं। जैंग हैरान होकर देखती है कि उन लोगों के पास 2 रैंक 5 क्रिस्टल्स थे और अब उनके पास कुल 3 रैंक 5 क्रिस्टल हो गए हैं। वह सोचती है कि शायद उन्हें आगे और भी क्रिस्टल मिलेंगे। लुओ याद दिलाती है कि वे G17 रूइंस में हैं और सबको सतर्क रहने के लिए कहती है, क्योंकि अभी पूरा एक हफ्ता बाकी है और हम ढिलाई नहीं बरत सकते। शू उसके चेहरे पर चिंता देखता है और पूछता है कि क्या हुआ। लुओ कहती है कि उसे लग रहा है कोई उन्हें देख रहा है। सब इधर उधर देखते हैं। लुओ तुरंत सबको छिपने का आदेश देती है। अचानक एक गोली शू के पैर में लगती है। उसकी पैंट फट जाती है और पैर जख्मी हो जाता है। शू सोचता है कि ये किसने हमला किया। वह राहत महसूस करता है कि उसने अंदर बैटल आर्मर पहना था, वरना अभी तक उसका पैर चला गया होता। एक और हमला होता है। लुओ कहती है कि स्नाइपर बिल्डिंग में है। वो कहती है कि वह उसे संभालेगी। शू उसे सावधान रहने को कहता है। स्नाइपर अपने साथी को सतर्क रहने के लिए कहता है। वह बताता है कि कोई बिल्डिंग की तरफ दौड़ रहा है। वह टीम 2 को हमला जारी रखने का आदेश देता है। जैंग शू से पूछती है कि क्या वह ठीक है। शू कहता है कि वह ठीक है और सबको वहीं रुकने को कहता है और खुद लुओ की मदद करने के लिए आगे बढ़ाता है। उसकी तरफ कई हमले आते हैं, लेकिन वह सबको चकमा देता है। उसके मन में बस एक ही ख्याल होता है कि उन सबको खत्म करना है। चिनफंग दूर से देखता है और कहता है कि ये दोनों अब सच में एक कपल जैसे लग रहे हैं। पिंग पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। जैंग कहती है कि शू जानता है क्या करना है और चेतावनी देती है कि हमारा अपनी जगह छोड़कर बाहर निकलना हालात और बिगाड़ सकता है। चिनफंग पूछता है कि इतने लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। जैंग समझाती है कि इस जगह पर हर तरह के लोग हैं, कुछ तो सिर्फ सर्वाइवल के लिए दूसरों को खत्म करते हैं। इसी बीच एक टीम झाड़ियों के पीछे छिपी होती है। जैंग पूछती है कि वहाँ कौन है। एक लड़का आगे आता है और बताता है कि वे नॉर्थ ब्रांच की क्लास 10 से हैं और पूछता है कि क्या वे साउथ ब्रांच से हैं। चिनफंग हंसता है और कहता है कि अब मुझे तुम सबसे अपनापन सा महसूस हो रहा है। जैंग पूछती है कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। वह लड़का बताता है कि वे अभी अभी यहाँ पहुंचे थे, लेकिन लेजर वेपन्स की फायरिंग देखकर छिप गए। वह कहता है कि उसने 2 लोगों को बिल्डिंग की तरफ भागते देखा था और पूछता है कि क्या वे उनके साथ हैं। चिनफंग सिर हिलाकर कहता है कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव और उनकी गर्लफ्रेंड उन लोगों को सबक सिखाने गए हैं। लड़का हैरान हो जाता है और कहता है कि लेजर वेपन्स से लैस टीम से भिड़ना पागलपन है। तभी एक चीख सुनाई देती है। सब देखते हैं कि एक स्नाइपर बिल्डिंग से नीचे गिर रहा है। जैंग गर्व से कहती है कि हमारा क्लास 10 कमजोर नहीं है। स्नाइपर लुओ पर वॉर करने की कोशिश करता है, लेकिन लुओ आसानी से बच जाती है और तेजी से उसके पास पहुंच जाती है। स्नाइपर घबरा जाता है। वह सोचता है कि वह उसे मार क्यों नहीं पा रहा। लुओ हमला करती है और उसे उड़ा देती है। शू ये सब देखता है और कहता है कि उसने एक और दुश्मन को खत्म कर दिया। तभी एक और स्नाइपर शू के पैर पे गोली चलाता है। शू बचता है और सोचता है कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अगर सब एक साथ फायर करें तो अकेले संभालना मुश्किल हो जाएगा। शू खुद को चारों तरफ से कई स्नाइपर्स से घिरा हुए देखता है। वे सभी अच्छे से इक्विप्ड और ट्रेंड लगते हैं। शू को शक होता है कि शायद ये लोग उसके ऊपर रखा हुआ बाउंटी लेने आए हैं। वह तुरंत एक तरीका सोचता है
और अपनी स्किल सिल्वर थंडरबर्स्ट फिस्ट से हमला करता है, जिससे जोरदार धमाका होता है। ऊपर बैठे स्नाइपर्स बिजली के झटकों से हिल जाते हैं और घबराकर पूछते हैं कि क्या हो रहा है। शू आगे बढ़ता है और कहता है कि उसे ऐसे ही लाइटनिंग किंग नहीं कहा जाता। वह 100 बर्ड्स फिनिक्स टेक्निक का इस्तेमाल करता है। सब स्नाइपर्स नीचे गिर जाते हैं, जिससे जबरदस्त धमाका होता है। स्टूडेंट्स शू की ताकत देखकर हैरान हो जाते हैं। एक स्नाइपर जमीन पर परा गिड़गिड़ाता है। वह अपनी जान के बदले बैग में पड़े सारे हेटेरो क्रिस्टल्स देने की पेशकश करता है। शू बिना हिचक के उसे खत्म कर देता है और कहता है कि क्रिस्टल्स तो वैसे भी अब मेरे ही है। शू जमीन पर पड़ा उसका फोन देखकर समझ जाता है कि वे उसके हंटर साइट पे रखे रिवॉर्ड के लिए आए थे। वह उनका बैग खोलकर देखता है। उसे वहां 3 ग्रेड 4 क्रिस्टल्स और 10 ग्रेड 3 क्रिस्टल्स मिलते हैं। शू लुओ के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुमने बाकी सब इकट्ठा कर लिया है। लुओ हाँ कहती है और अपना बैग दिखाती है। बताती है कि इसमें 2 ग्रेड 5 क्रिस्टल्स और कई ग्रेड 4 और ग्रेड 3 क्रिस्टल्स हैं। शू कहता है कि अब उनके पास कुल 5 ग्रेड 5 क्रिस्टल्स हो गए हैं और अब हमें आखिरी स्थान पर आने की चिंता नहीं करनी होगी। जैंग पास आकर पूछती है कि क्या वे ठीक है। शू कहता है कि वह ठीक है। वह बताता है कि अब हमारी चिंता सिर्फ और ग्रेड 5 क्रिस्टल्स ढूंढने की है। फिर शू पास खड़े लड़कों के बारे में पूछता है। वे बताते हैं कि वे नॉर्थ ब्रांच के क्लास 10 से हैं। शू को ये एक अजीब कोइंसिडेंस लगता है, क्योंकि वो खुद भी क्लास 10 से है। वह लड़का एक डील का प्रस्ताव रखता है। शू पूछता है कि वह किस तरह की डील की बात कर रहा है। लड़का कहता है कि वह क्रिस्टल्स के बदले एक जरूरी जानकारी देना चाहता है। शू पूछता है कि ऐसी कौन सी जानकारी है जो क्रिस्टल्स के लायक है। लड़का बताता है कि उसे एक डायमेंशनल रिफ्ट की लोकेशन पता है। वह कहता है कि इस जानकारी के बदले उसे 2 ग्रेड 5 क्रिस्टल्स चाहिए। शू सोचता है कि यह जानकारी वाकई कीमती है, क्योंकि डायमेंशनल रिफ्ट में डायमेंशनल बीस्ट होते हैं जो बहुत रेयर और वैल्यूएबल होते हैं, और वहाँ खजाना मिलने की भी संभावना रहती है। लेकिन शू पूछता है कि वह उस पर भरोसा कैसे करे। लड़का जवाब देता है कि वह अपनी स्टूडेंट आईडी कार्ड उसे दे देगा। जब वे खुद जाकर रिफ्ट की जांच कर लेंगे, तब कार्ड उसे वापस कर सकते हैं। वह ये भी मानता है कि वे उनसे ज़्यादा स्ट्रांग हैं। वह कहता है कि हम लोग टेस्ट में लास्ट प्लेस पे नहीं आना चाहते। शू उसकी बातों से उसका इरादा समझ लेता है। वह सहमत हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम ही क्लास रिप्रेजेंटेटिव है। लड़का सिर हिलाकर हाँ कहता है। शू उसका कार्ड अपने पास रख लेता है और कहता है कि वह उसे 3 ग्रेड 5 क्रिस्टल्स देगा। लड़का चौंक जाता है और अपना कार्ड दे देता है। शू उसे समझाता है कि वे दोनों क्लास 10 से हैं और उसे पता है अंडर एस्टिमेटेड होने का दर्द कैसा होता है। वह उसे अपनी क्लास को लीड करने और सबके साथ स्ट्रांग बनने के लिए कहता है। लड़का भावुक हो जाता है और शू का धन्यवाद करता है और जाते जाते रिफ्ट का कोऑर्डिनेट्स बता देता है। जैंग पूछती है कि क्या वे उस लड़के पर भरोसा कर सकते हैं। शू कहता है कि उसे उनके इरादों पर भरोसा है। उसके हिसाब से जो लोग स्ट्रांग बनना चाहते हैं वे आसानी से झूठ नहीं बोलते। वह सबको डायमेंशनल रिफ्ट की तरफ चलने के लिए कहता है। जब वे बताए गए कोऑर्डिनेट्स पे पहुंचते हैं, शू कहता है कि डायमेंशनल रिफ्ट यहीं कहीं होना चाहिए। जैंग देखती है कि आसपास कोई इवॉल्व्ड बीस्ट नहीं है। वह बोलती है कि शायद यहाँ पे कोई बहुत पावरफुल डायमेंशनल मॉन्स्टर है। शू मानता है कि ऐसा हो सकता है। लुओ पूछती है कि क्या वह कुछ महसूस कर पा रहा है। शू कहता है कि उसे यहाँ डेंस सोर्स एनर्जी महसूस हो रही है, जैसी डायमेंशनल रिफ्ट के आसपास होती है। शू देखता है कि रिफ्ट एक अबैंडन्ड शॉपिंग मॉल के बीच में है। वो सबको सावधान रहने को कहता है। अंदर जाते ही उन्हें हर तरफ मकड़ी के जाल दिखते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर ले कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे वे किसी कीड़े के अंदर आ गए हों। अचानक एक हाथ लेकर पैर पकड़ लेता है। ले डरकर चौंक जाती हैं। जियांग हमला करता है, लेकिन फिर देखता है कि वह सिर्फ एक लाश है। जैंग उसे ज़्यादा रिएक्ट करने के लिए डांटती है। तभी ले कहती है कि देखो, लाश के अंदर कुछ हिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इसके स्किन के अंदर कुछ है। एक रैंक 2 बेबी ब्लू विंगड बीटल बाहर निकलता है। वे देखते हैं कि वहाँ कई और लाशें हैं। जैंग सोचती है कि क्या सभी लाशों के अंदर ऐसे कीड़े हैं। शू बताता है कि ये लगभग पैरासाइट्स जैसे हैं। वह सबको चेतावनी देता है कि लाशों पर पैर न रखें। वह सोचता है कि इनसे बहुत कम एक्सपीरियंस मिल रहा है। वे आगे बढ़ते हैं। ले इस भयानक नज़ारे को देखकर शिकायत करती है। शू सोचता है कि अगर यहाँ इंसेक्ट लार्वा हैं तो पास में एडल्ट इंसेक्ट भी ज़रूर होगा। उसे लगता है कि ब्लू विंग बीटल की मौजूदगी ही बाकी जानवरों के न होने की वजह है। ऊपर देखने पर उन्हें आखिरकार डायमेंशनल रिफ्ट दिख जाता है। जैंग कहती है कि उसने पहली बार ऐसा कुछ देखा है। तभी शू को कुछ अजीब लगता है। वह सोचता है कि शायद ऊपर कुछ है। वह अपनी एनालाइजर आई का यूज करता है। उसे एक रैंक 6 ब्लू विंग बीटल दिखता है। वह सोचता है हालांकि ये डरावना दिख रहा है, लेकिन अभी सो रहा है और हमें नोटिस नहीं किया है। शू सबको धीरे चलने के लिए कहता है और कहता है कि जल्दी जांच करके यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा, जिससे हम फालतू के खतरों से बच सकते हैं। तभी जैंग एक पत्थर के तरफ इशारा करती है और सोचती है कि शायद ये डायमेंशनल रिफ्ट से गिरा है। वह तलवार से उसे हल्का सा मारती है और बोलती है कि ये किसी प्रकार का हार्ड मेटल लगता है। शू अपने फ्लेम स्पीयर से उसे चेक करता है। वह कहता है कि ये हीट रेजिस्टेंट भी है।
अगर इसे वापस ले जाकर फॉर्ज किया जाए तो इससे अच्छा वेपन बन सकता है। जैंग पूछती है कि क्या डायमेंशनल रिफ्ट से बस यही कुछ पत्थर गिरे हैं। शू दूसरी तरफ इशारा करता है और कहता है कि उसकी फायर एनर्जी को वहाँ कुछ महसूस हो रहा है, हमें वहाँ भी देखना चाहिए। जैंग पूछती है कि अचानक इतना ज़्यादा गर्मी क्यों होने लगी है। शू जवाब देता है कि इस इलाके में कुछ है। वे आगे बढ़ते हैं और एक जलते हुए पौधे जैसी चीज़ देखते हैं। लुओ पहचान लेती है और ये बताती है कि यह क्रिम्सन लोटस फ्लेम है। शू पूछता है कि ये क्या होता है। लुओ समझाती है कि यह एक रेयर एनर्जी क्लस्टर है। ये आम फ्लेम लोटस जैसा दिखता है, लेकिन इसकी एनर्जी किसी भी नॉर्मल क्रिस्टल से कहीं ज़्यादा होती है। शू पूछता है कि क्या वह इसे एब्जॉर्ब कर सकता है और महसूस करता है कि इससे बहुत ज़बरदस्त एनर्जी निकल रही है। लुओ तुरंत मना करती है। वह कहती है कि इसकी एनर्जी बहुत वायलेंट है। अगर शू ने इसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश की तो वह जलकर राख बन सकता है। शू पूछता है कि क्या इसे हार्वेस्ट किया जा सकता है। वह सुझाव देता है कि इसे वापस ले चलें और धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने का तरीका ढूंढें। लुओ मान जाती है, लेकिन कहती है कि इसके लिए स्पेशल टूल्स चाहिए होंगे। शू परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि टूल्स के बिना शायद उनकी पूरी ट्रिप बेकार चली जाएगी। उसे डर लगता है कि कहीं कोई और आकर इसे पहले न ले जाए। उसी पल एक आवाज़ आती है कि मिल गया। वे देखते हैं कि यहाँ कोई और भी आ चुका है। वे सोचते हैं कि उन्हें इस जगह का पता कैसे चला। जैंग पहचान लेती है कि ये नॉर्थ ब्रांच के क्लास 2 के लोग हैं। एक लाल बालों वाला लड़का अपने साथी को बुलाता है और उसे क्रिम्सन लोटस फ्लेम ले जाने के लिए इक्विपमेंट तैयार करने को कहता है। शू देखता है कि उनके पास सच में सभी इक्विपमेंट हैं। शू उन्हें रोकता है और बोलता है, हमने पहले इसे ढूंढा था। लाल बालों वाला लड़का घमंडी अंदाज में बोलता है, अगर हम तुम्हें सभी टूल्स दे भी दे फिर भी तुम फ्लेम को यहाँ से बाहर नहीं ले जा पाओगे, क्योंकि हम उसे छीन लेंगे। वह उनका मजाक उड़ाता है और उन्हें साउथ ब्रांच की क्लास 10 का कचरा कहता है। वह उन्हें कुछ ग्रेड 4 क्रिस्टल्स ऑफर करता है और कहता है कि इससे वे टेस्ट में लास्ट आने से बच जाएंगे। शू कहता है कि तुम तो दिन दहाड़े हमें लूटने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें सच में हमें लूटना इतना आसान लगता है। लाल बालों वाला लड़का चुनौती देता है और पूछता है कि आखिर वह क्या कर लेगा। लू आगे बढ़ती है और कहती है कि वे उन्हें खत्म कर देंगे। लाल बालों वाला लड़का उसका हमला रोकता है और कहता है कि लगता है तुम्हें लड़ाई करने की बहुत जल्दी है। वह अपनी टीम को हमला करने का आदेश देता है। जेंग भी चिल्लाती है, तुम सब मरोगे। लाल बालों वाला लड़का लुओ से लड़ता है। वह उसकी ताकत देखकर लुओ को पहचान लेता है और पूछता है कि तुम तो साउथ ब्रांच के क्लास 1 में थी, फिर तुम क्लास 10 वालों के साथ क्यों घूम रही हो। लुओ हमला करती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। लाल बालों वाला लड़का शू की तरफ देखता है और समझ जाता है कि वह भी बहुत ताकतवर है। उसे एहसास होता है कि उसने उन्हें अंडर एस्टिमेट किया था। वह सोचता है कि भले ही हम उन्हें हरा दें, लेकिन बिना नुकसान के हम भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। वह मिंग को आदेश देता है कि मोए के ओपोनेंट को रोके ताकि मोए क्रिम्सन लोटस फ्लेम हार्वेस्ट कर सके। मोए आदेश मानता है और फ्लेम की तरफ दौड़ता है। शू उसे चेतावनी देता है कि उसे मत छूना। वह सोचता है कि छत पर बैठा ब्लू विंग बीटल असल में इस फ्लेम की रखवाली कर रहा है। शू से लड़ रहा लड़का कहता है कि हम इस फ्लेम के लिए ही यहाँ आए हैं, तो अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। मोए चेतावनी को नज़रअंदाज कर देता है और फ्लेम हार्वेस्ट कर लेता है, फिर खुशी से चिल्लाता है कि इसे बेचकर वे बहुत अमीर बन जाएंगे। शू देखता है कि ये अच्छा नहीं है। ब्लू विंग बीटल जाग गया है। मोए अपने रिप्रेजेंटेटिव को आवाज़ देता है कि उसने कामयाबी पा ली है, लेकिन उसी पल बीटल हमला करता है और मोए को एक ही झटके में मार देता है। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे के पार्ट्स बहुत जल्द आने वाले हैं, तो टेंशन मत लो। अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया तो लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि इस वीडियो का अगला पार्ट आपसे मिस ना हो। और हाँ, मेरे चैनल की मेंबरशिप भी चालू हो चुकी है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो और चाहते हो कि नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिले, तो प्लीज़ मेंबरशिप ले लो। चलो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी अगले धमाकेदार वीडियो में। टेक केयर और थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।